ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। वहाँ रोहित के पर्सनल केबिन में रोहित और कौटिल्य एक साथ बैठे हुए सामने की ओर स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए हुए थे। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि स्क्रीन पर हर तरफ अफरा तफरी सी मची हुई दिखाई दे रही थी। रोहित और कौटिल्य दोनों ही हर एक मूव को देखने में इतने मशगूल थे कि बाकी किसी चीज पर उनका ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि अनिका के उनके पास पहुंच जाने की खबर तक उन्हें नहीं थी। स्क्रीन को देखकर पता चल रहा था कि रिया इधर से उधर दौड़ रही है और इसी वजह से वहाँ भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के चलते ही हर चीज इधर से उधर बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे काफी सारे लोग मिलकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी के हाथ आने का नाम नहीं ले रही थी। इसके अतिरिक्त यह बात भी बिल्कुल साफ थी कि वह जिस भी जगह पर थी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, किंतु वहां से बाहर जाने का कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह थी कि उसे लैब की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, या फिर कहा जा सकता था कि उस लैब को रिया ने इन हालातों में पहुंचा दिया था। तभी स्क्रीन पर एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, शांत हो जाओ रिया, देखो यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, इधर उधर भागने का भी कोई फायदा नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें ला कर देंगे, लेकिन कृपया शांत हो जाओ, हमारी बात सुनो। कौटिल्य को जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा था उससे हर पल उसका आश्चर्य बढ़ रहा था, जिसमें से मुख्य कारण थे वह बेहतरीन कैमरे और डिवाइसेज जो इस वक्त रिया के पास थे। उनका होना सिर्फ कल्पना जैसा ही था। इससे भी अधिक कौटिल्य के लिए हैरानी की बात यह थी कि इतनी छोटी सी रिया इतनी तेज कैसे दौड़ सकती थी। यहाँ तक कि उसकी छलांगे भी काफी ऊंची थी। इतनी ऊंची छलांगे लगाना किसी एथलीट के लिए सालों की प्रैक्टिस का काम होता है। ठीक इसी वक्त भूमिका और प्रीति भी वहाँ आ जाती हैं। वह जान चुकी थी कि अनिका वहाँ आ चुकी है। जब अनिका उन दोनों की तरफ देखती है तो दोनों की ही आंखें एकदम लाल हो रही थी। अनिका उन्हें देखकर कहती है, मतलब यहाँ सभी जगे हुए हैं, तुम लोगों की नींद उड़ गई है या मेरा इंतजार कर रहे थे तुम लोग? अनिका की आवाज सुनकर रोहित और कौटिल्य भी उसी तरफ देखने लगते हैं। अभी तक उन दोनों में से किसी को भी अनिका के आने का एहसास नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, सभी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन चारों में से किसी को भी समय का भी आभास नहीं था। अब रोहित कहता है, मुझे लगता है कि तुम सभी को आराम कर लेना चाहिए। भूमिका जवाब देती है, आराम तब किया जा सकता है जब आपका मन शांत हो। यहाँ तो पूरा मन इस क्रिमिनल्स में लगा हुआ है, जिसकी वजह से चैन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इतना कहने के बाद भूमिका रोहित के ही पास रखी हुई एक दूसरी चेयर पर बैठ जाती है और अपने हाथ के कोहनी को चेयर के हैंड रेस्ट पर रखते हुए हथेली को अपने माथे पर रख लेती है। भूमिका की ही तरह प्रीति भी काफी थकी हुई थी। वह भी अपनी उतरी हुई शक्ल के साथ भूमिका के ही पास रखी हुई एक दूसरी चेयर पर बैठ जाती है और अपने हाथ भूमिका के हाथ में डालते हुए उसके कंधे पर सिर उसके कंधे पर रख लेती है। फिर कहती है, अनिका दीदी, यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ मुझे पता चला है वह मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। इसके बाद वहाँ रखी हुई चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, प्लीज आप भी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए। अनिका उन सभी की स्थिति को अच्छी तरह समझ रही थी। अब वह कुर्सी पर बैठते हुए उन सभी से मजाक करते हुए कौटिल्य से कहती है, तुम भी काफी देर से बैठे हुए हो, क्या तुम्हारा खड़े होने का मन नहीं कर रहा है क्या? अनिका के इस सवाल पर कौटिल्य भूमिका की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, मेरा काम सच में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे ना ही कोई थकावट है और ना ही किसी तरह की बोरियत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या मैं नया जानने और देखने को मिलने वाला है।
ऐसा कहकर वह एक बार फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगता है, जैसे कि इन नई तरह की चीजों ने उसका मन मोह लिया हो। और वह एकदम से बोल पड़ता है, क्या सॉफ्टवेयर है, इम्प्रेसिव, आई लव इट। अभी तक भूमिका और प्रीति इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कौटिल्य और रोहित बैठकर क्या कर रहे थे, लेकिन अब उनका ध्यान भी स्क्रीन की तरफ जाता है तो उन दोनों की निगाहें भी उस पर टिक कर रह जाती है। कुछ देर तक लगातार देखते रहने के बाद वह दोनों एक साथ अनिका की तरफ चेहरा करती हैं और पूछती हैं, यह रिया कहाँ पर है? वह अभी बहुत छोटी है, इसे कहाँ भेज दिया तुम लोगों ने? और इसे क्या हुआ है? अनिका अपने दोनों हाथ विवेकानंद की तरह एक दूसरे में बांधते हुए कुर्सी के बैक रेस्ट पर अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए कहती है, और कहाँ जा सकती है वो? फिर व्यंग करते हुए कहती है, भला ऐसे खूबसूरत जगह और कहाँ हो सकती है? अनिका का जवाब सुनकर प्रीति और भूमिका की हैरानी बढ़ती है। अब उनके चेहरे देखकर अनिका हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, यह दमयंती देवी के किले में है। यह सुनते ही भूमिका और प्रीति एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वह दोनों समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या कहे। दोनों की ही शकल रोने जैसी हो जाती है और वह बिना कुछ कहे अब अनिका की तरफ देखने लगती है। भूमिका किसी तरह से हिम्मत करके कहती है, माँ होकर भी तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? यह सुनकर मेरी तो जान सूख रही है। यह यहाँ पहुँचे कैसे और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ऐसा लग रहा था कि भूमिका किसी भी पल रो पड़ेगी। आखिर रिया उसकी लाडली थी। प्रीति के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका गला रुध गया था। दमयंती देवी के आतंकों को याद करके उसकी रूह कांप रही थी। अनिका उन दोनों की हालत को देखकर समझ जाती है कि सच छुपाना ठीक नहीं होगा। अब वह कहती है, वह सिर्फ एक हमशक्ल है जिसे वह रिया समझकर उठा कर ले गए हैं। भूमिका कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? इसके बाद इस स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, इतना सिमिलर बच्चा, इसे देखकर कौन कह सकता है कि यह रिया नहीं है? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। अब रोहित कहता है, यकीन नहीं हो रहा है तो कर लो। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी जैसी इस वक्त तुम्हारी है, यहाँ तक कि खुद अनिका की भी। इतना कहकर वह मुस्कुरा देता है। अब भूमिका अपने नरम दिल से चिंता जताते हुए कहती है, लेकिन आखिर है तो वह एक ही बच्चा ना? अब अनिका बात को पूरा करते हुए आगे कहती है, चिंता मत करो, वह वहाँ अच्छी खासी तबाही मचाकर वापस आ जाएगी। और अगर यह लोग उसे किसी तरह से पकड़ने में कामयाब भी हो गए तो भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अब देखना यह है कि उन्हें सच के तह तक पहुँचने में कितनी देर लगती है। साथ ही यह भी कि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए और अभी कितना वक्त बाकी है। इसके अलावा दमयंती देवी को उसके इस करने का क्या फल मिला है, कुछ घंटों में उसे भी पता चल जाएगा। अनिका की बात सुनकर भूमिका कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, मतलब बताओ। इसके बाद अनिका सीधी होकर कहती है, अभी तुम इसका मतलब छोड़ो, कुछ घंटों के बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा और मतलब भी साफ साफ समझ आ जाएगा। अभी यह बताओ कि तुम दोनों की पूरी रात जागने का क्या परिणाम निकला है? इससे पहले कि भूमिका कुछ कह पाती, अनिका की बात सुनते ही प्रीति झट से कहती है, अनिका दीदी, वह बहुत ढीठ किस्म की है। उसे कितना भी मारो पीटो, वह किसी सिर्फ बेशर्मों की तरह हंसती रहती है। तब से अभी तक उसने सिर्फ एक ही बात की रट लगाई हुई है, तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ कैद नहीं कर पाओगे। वह मुझे जरूर छुड़ा लेंगी, वह मुझे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा देर तक रहने नहीं देंगे। तुम खुशी खुशी बड़े ही आदर सम्मान के साथ मुझे मेरे घर तक पहुँचाओगे। तुम सब उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम सब मिलकर कितनी भी ताकत लगा लो, मुझसे कोई भी सच कभी जान नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद प्रीति के चेहरे पे परेशानी और भी बढ़ जाती है और एक पल के बाद वह दोबारा से कहती है, वह हंस हंस कर चैलेंज करते हुए कहती है कि जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो, तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी और यह मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा।
कह दो अपनी उस अनिका से, अगर दम है तो मुझसे कुछ उगलवा कर दिखाएं। अपनी बात पूरी करने के बाद प्रीति चिड़चिड़ाते हुए कहती है, हर बात पर वह रावण की तरह हंसने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सौम्या से दिखने वाली सौम्या जाहिलो जैसी हो सकती है। प्रीति की बात सुनकर अनिका की मुठिया कस जाती है, लेकिन कुछ सोचकर वह शांत रह जाती है। इसके बाद अनिका भूमिका की तरफ देखती है। भूमिका कहती है, मुझे मालूम है कि उस सौम्या का इलाज तुम आसानी से कर सकती हो। फिलहाल मुझे निपुण मीना से जो जानकारी मिली है उसे सुनकर तुम्हें भी हैरानी होगी। उसका कहना है कि वह और लच्छो दोनों सिर्फ हमशक्ल नहीं है बल्कि जुड़वा बहनें हैं। यह सुनकर प्रीति बीच में ही बोल पड़ती है, इसलिए उन दोनों की शक्ल इतनी मिलती है। वह दोनों बहनें हैं, इसलिए एक से बढ़कर एक है। भूमिका प्रीति के सिर पर टपली देती है और फिर कहती है, बीच में बात मत काटो। प्रीति अपने सिर पर हाथ रख लेती है और भूमिका को खुद से दूर कर देती है। अब भूमिका मुस्कुराकर कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी नींद भगा रही थी, अब आगे सुनो। ऐसा कहकर भूमिका अनिका की तरफ देखती है और फिर कहती है, बात यह है कि उसका कहना है कि इस संबंध के बारे में लच्छो कुछ नहीं जानती। लच्छो सिर्फ यही जानती है कि वह और निपुण मीना हमशक्ल हैं। अनिका कहती है, पर ऐसा क्यों? क्या इस बारे में उसने कुछ बताया है क्या? भूमिका जवाब देती है, हाँ, उसका कहना है कि माँ साहब ने लच्छो के काबिल होने की वजह से यह बात छिपाए रखने के लिए कहा है। यहाँ तक कि लच्छो भविष्य में कभी भी निपुण मीना की वजह से अपनी जिंदगी को खतरे में न डाले, इसलिए भी लच्छो से यह बात छुपाई गई है। अब प्रीति अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर एक बार फिर से बीच में बोल पड़ती है, दमयंती देवी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन निपुण मीना में ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है कि उसने लच्छो को इस बारे में कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की? इस वक्त दमयंती देवी के 3 महत्वपूर्ण प्यादे इसी अंडरग्राउंड में मौजूद थे और तीनों ही इस वक्त एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यहाँ तक कि तीनों में से कोई भी सचेत अवस्था में भी नहीं था। तीनों ही बेहोश थे और यह तीनों ही लड़कियां थीं, लच्छो, निपुण मीना और सौम्या। अब सवाल यह था कि क्या बाकी पकड़ी गई औरतों की तरह इनकी जिंदगी भी खत्म होने वाली थी या इनकी यादाश्त छीनी जाने वाली थी, अथवा दमयंती देवी इन्हें बचा पाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल यह था कि क्या दमयंती देवी इन्हें बचाने की इच्छा रखती थी? अपने किले में शांत बैठी हुई दमयंती क्या प्लानिंग कर रही थी? क्या अब तक वह जान चुकी थी कि अनिका कौन से दांव खेल रही है और उनका तोड़ क्या है? प्रीति के सवाल का जवाब देते हुए भूमिका कहती है, निपुण मीना का कहना है कि वह अपनी बहन लच्छो से बेहद प्यार करती है और वह उस पर गर्व करती है, क्योंकि वह खुद भी नहीं चाहती कि लच्छो उसके लिए खुद को किसी भी तरह की मुसीबत में डाले, इसलिए उसके लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेगी। यही कारण है कि उसने कभी भी लच्छो को यह बताना जरूरी नहीं समझा कि वह दोनों सिर्फ हमशक्ल नहीं बल्कि सगी बहनें हैं। इसके बाद भूमिका एक पल के लिए चुप हो जाती है। भूमिका की बात सुनकर सभी खामोश रह जाते हैं। कुछ पलों के बाद भूमिका कुछ सोचते हुए आगे कहना शुरू करती है, निपुण मीना से बात करके जितना समझ में आया है उसके आधार पर जब पुलिस डिपार्टमेंट को एक हैकर की जरूरत थी, उस वक्त वहाँ निपुण मीना नहीं बल्कि लच्छो मौजूद थी। पर जब जब भी कोई बड़ा कारनामा हुआ है तो उसको अंजाम निपुण मीना ने नहीं दिया बल्कि लच्छो ने दिया है। प्रीति भूमिका से कहती है, क्या इसका मतलब यह है कि निपुण मीना को कुछ नहीं आता क्या? क्या उस दिन स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए मारवा हाउस लच्छो आई थी? भूमिका जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं है। निपुण मीना को भी सभी कामों की अच्छी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वह लच्छो जितनी तेज, चालाक और काबिल नहीं है। निपुण मीना ने हाई वर्क से हर उस चीज को सीखने की कोशिश की जो लच्छो को आती है, ताकि समय पड़ने पर वह उसे बैकअप दे सके। लेकिन निपुण मीना का कहना है कि लच्छो बाय बर्थ टैलेंटेड है। इसके बाद भूमिका लंबी गहरी सांस लेते हुए कहती है, अब सच में कितनी टैलेंट है यह मैं नहीं कह सकती,
निपुण मीना ने जो कहा सिर्फ यह वक्त वही बता सकती हूँ मैं। इस बात पर कौटिल्य कहता है, अगर हम निपुण मीना की बात को सच माने तो हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम की मेंबर लच्छो ही है और निश्चित तौर पर उसे टैलेंटेड कहा जा सकता है। यह सब बातें कहने सुनने के बाद भूमिका किसी सोच में चली जाती है। अब अनिका उससे पूछती है, क्या और भी कुछ ऐसा है जो तुम हमें बताना चाहती हो? भूमिका कहती है, नहीं, फिलहाल और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। लेकिन सच यह था कि भूमिका के दिमाग में अभी भी कुछ ऐसा था जो काफी गहरा था और लगातार उसके दिमाग में चल रहा था, जो वह अनिका को नहीं बताना चाहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि यह बात अनिका को बताना उसे धर्म संकट में डाल सकता है। अब अनिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर कौटिल्य की तरफ देखकर कहती है, अब तुम कुछ देर आराम कर लो। फिर स्क्रीन की तरफ हाथ करती हुई कहती है, अब इसे मैं संभाल लूंगी। मैं इसके तुरंत बाद भूमिका और प्रीति से कहती है, तुम्हें भी काम करते हुए काफी लंबा समय बीत चुका है, जाओ अच्छी गहरी नींद लो और खुद को दोबारा से कुछ और नए कामों के लिए तैयार करो। अनिका की बात सुनकर प्रीति कहती है, इसका मतलब कि आप यह तय कर चुकी हैं कि हमें अगला काम क्या करना है। अनिका दीदी प्लीज अभी बता दीजिए कि हमारे लिए आपने और कौन से नए काम सोचे हैं। इस पर अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, दिमाग पर काम का बोझ हो तो अच्छी नींद नहीं आती। पहले अपने दिमाग को आराम दो और उसके बाद पूरा करने के लिए मुझसे अपना नया टारगेट जान लो। इसके बाद वह रोहित से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। अनिका की इस बात पर रोहित जवाब देता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरा यही रुकना ठीक होगा, तुम सभी जाकर आराम कर लो। इससे पहले कि अनिका कुछ कहती, कौटिल्य कहता है, अगर हम एक दूसरे को आराम करने के लिए बोलते रहेंगे तो कोई भी आराम करने के लिए नहीं जाएगा। यह काम मेरा है, इसलिए यहाँ मैं रुकूंगा। वैसे भी यह इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे सोने की कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आएगी। मेरा मन यही इस स्क्रीन पर ही पड़ा रहेगा। इसलिए अब हम में से किसी को भी बिना एक दूसरे से कोई बहस किए थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चले जाना चाहिए। इसके बाद जब आप वापस आएंगे तब मैं चला जाऊंगा। इस बीच अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आप दोनों को इन्फॉर्म करने जैसा होगा तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब अनिका जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करती है, उससे पहले ही कौटिल्य फिर कहता है, प्लीज मैडम आप जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। अब अनिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसके बाद अपनी गर्दन को हल्के से दाएं से बाएं हिलाती है। इसके बाद रोहित की तरफ देखकर हाँ में इशारा करती है। फिर भूमिका और प्रीति की तरफ देखकर कहती है, ठीक है तो तय रहा, जब तक कौटिल्य यहाँ पर है हम सभी आराम कर लेते हैं, तुम दोनों भी कुछ घंटे सो जाओ। ऐसा कहकर रोहित और अनिका एक साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर जाने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक इसी वक्त भूमिका कौटिल्य से कहती है, अगर कोई भी जरूरत हो तो तुरंत हमें उठा देना। कौटिल्य बिना कुछ कहे हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। इसके बाद जब भूमिका और प्रीति वहां से जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रीति भूमिका के साथ चल पड़ती है। इस पर भूमिका प्रीति से कहती है, क्या तुम भी यही रुकने वाली हो? प्रीति कहती है, हाँ, मैं आने जाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए आपके साथ रूम शेयर करना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। भूमिका प्रीति के सिर पर टपली देने के लिए हाथ उठाती है कि प्रीति पीछे होते हुए अपने सिर पर हाथ रख लेती है। फिर भूमिका मुस्कुराती है और फिर कहती है, अच्छी तरह सोच लो, ओंकार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। प्रीति जवाब देती है, सब्र का फल मीठा होता है। इस पर भूमिका प्रीति को छेड़ते हुए कहती है, अच्छी बात है, पहले काम फिर रोमांस। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। रूम तक चलते चलते मैं तुम्हें वह भी बता देती हूँ। प्रीति एक्साइटेड होते हुए पूछती है, हाँ सच में क्या? भूमिका दीदी जल्दी बताइए, क्या खास बात है? भूमिका कहती है, एक बात जो मैंने अनिका को नहीं बताई वह मैं तुम्हें बता रही हूँ और अभी इसे खुद तक ही रखना। प्रीति अच्छे बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला देती है। अब भूमिका कहती है, लच्छू और निपुण मीना में से वह कौन है जो रोहित को चाहता है? क्या तुम इस सवाल का जवाब जानती हो?
प्रीति कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उन दोनों में से वह कौन है। भूमिका जवाब देती है, जितना मैं समझ पाई हूँ वह निपुण मीना ही है। वह एक अच्छी कार रेसर है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि रोहित का उसका अधिकार है। उसने कुछ और बातें भी कही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन सब पर यकीन करूं या नहीं करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो। फिर एक सेकंड रुककर भूमिका दोबारा कहना शुरू करती है, अगर मैं यह सब अनिका को बताती तो वह उससे सच उगलवाने में ज्यादा देर नहीं लगाती। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अनिका का ऐसा कोई भी सच पता चले जिससे उसे तकलीफ हो जाए। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। यह बात कहते हुए वह दोनों अब तक भूमिका के कमरे तक पहुँच चुके थे। अब प्रीति छोटे बच्चे की तरह भूमिका के हाथ को उसकी कोहनी से पकड़ लेती है और फिर कहती है, आप मुझे पूरी बात बताइए, क्या पता मेरे पास कोई सॉल्यूशन हो। प्रीति की बात सुनकर भूमिका उसे शक की निगाहों से देखती है। तब प्रीति कहती है, जहाँ तलवार काम नहीं आती, कभी कभी वहाँ सुई काम आ जाती है। अब तलवार हो तो मैं सुई तो बन ही सकती हूँ। आप मेरी काबिलियत पर थोड़ा भरोसा कर सकती हैं। जिस अंदाज से प्रीति ने यह बात कही थी, उसे सुनकर भूमिका को हंसी आ जाती है। भूमिका कहती है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर थोड़ा नहीं पूरा भरोसा है। ऐसा कहकर भूमिका अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति को भी बैठने के लिए कह देती है। प्रीति भी बिस्तर के दूसरी तरफ बैठ जाती है। अब भूमिका उसे सारी बात बता देती है। वह सब सुनकर प्रीति का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है। एक पल के लिए खामोशी बनी रहती है। अब भूमिका प्रीति के माथे को अपने बीच की 3 उंगलियों से टच करते हुए कहती है, हैरान ही होती रहोगी या कुछ बोलोगी भी। प्रीति कहती है, हाँ भूमिका दीदी, अच्छा हुआ कि आपने यह बात अनिका दीदी को नहीं बताई। प्रीति की बात को काटते हुए भूमिका कहती है, वह मुझे मालूम है, तुम्हारे पास कोई इलाज है तो बोलो। अब प्रीति पूरे कॉन्फिडेंस से इतराती हुई कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और इसका इलाज सिर्फ मेरे ही पास हो सकता है। अब भूमिका प्रश्न भरी निगाहों से प्रीति को देखती है। प्रीति अपनी आवाज को भारी करते हुए भाषण के अंदाज में कहती है, इतना हैरान मत होइए, सिंपल है, खून बोलता है और इस क्रिमिनल का भी खून बोलेगा। इसके बाद थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी आवाज को सम्मान्य करके कहती है, मतलब क्रिमिनल्स के खून बोलेंगे। अब भूमिका थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है, पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ क्या करोगे तुम। प्रीति कहती है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, खुद समझ आ जाएगा। एक बार मैं खुद इस पहेली को सुलझा लूं, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं यह कर सकती हूँ। भूमिका सच में काफी थकी हुई थी। इस वक्त वह प्रीति से और दिमाग नहीं मारना चाहती थी, इसलिए अपने ब्लैंकेट को खींचते हुए सीधा लेट जाती है और फिर कहती है, अब तुम भी सो जाओ। अब प्रीति भी यह कहते हुए लेट जाती है। अजीब भवंडर है, जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। कुछ ही पलों में भूमिका और प्रीति दोनों को नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिका और रोहित का बेडरूम। अब कहीं जाकर अनिका और रोहित को एक साथ कुछ वक्त मिला था। अनिका कहती है, तो अब बताइए मिस्टर मारवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को मुझसे बिना मिलने दिए यहाँ से भेजने की। यह सुनते ही रोहित का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसे लगा था कि अनिका अब तक इस बात पर कोई बवाल नहीं करेगी। अब उसकी स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। वह एक अपराधी की तरह अनिका की तरफ देखता है। अनिका लगातार उसे घूर रही थी। 2 पल के बाद रोहित खुद को संभालता है और फिर कहता है, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह तीनों तुम्हारे जाने के तुरंत बाद यहाँ आ गए थे और उनकी जिद थी कि मैं उन्हें तुरंत ही यहाँ से भेज दूं। मैंने उन्हें बताया कि तुम किसी जरूरी काम में लैब में बिजी हो, इसलिए तुम्हारे आने के बाद वह चले जाएं। लेकिन वह यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहते थे। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो जाता है और अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लेता है। अनिका का चेहरा भी उतर जाता है और वह भी खामोश हो जाती है।
कुछ पलों के बाद अनिका उदास होकर कहती है, किसी ने सही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह भी अच्छा ही हुआ कि वह तीनों मेरा इंतजार किए बिना ही यहाँ से चले गए। इतना कहने के बाद वह फिर से चुप हो जाती है। अब रोहित कहता है, ऐसा नहीं था कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन वह तीनों अपनी तकलीफ हम दोनों पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि बीतते वक्त के साथ वह कमजोर न पड़ जाएं। इसलिए अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके वह रात के रात ही यहाँ से चले गए। इसके बाद वह अनिका के पास आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और फिर कहता है, उन्होंने जाने से पहले तुम्हें सॉरी कहा है, इसलिए तुम्हारे लिए डिजिटल लेटर भी छोड़ा है। रोहित की बात सुनकर अब अनिका अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखती है तो अनिका की आंखें भरी हुई थी। अब रोहित प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अनिका भी उसे जकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी की दो सिपाही दौड़ते हुए उसके पास आती हैं और हाँफते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। दमयंती देवी इस वक्त सोई हुई थी। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सोई हुई दमयंती देवी की नींद खराब कर सके। यहाँ तक कि सोई हुई दमयंती देवी के कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था। लेकिन आज बात ऐसी थी कि वह कमरे में प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन इसके आगे हिम्मत नहीं जुटा पाती। दमयंती देवी ने नींद में ही इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके पास कोई आकर खड़ा हुआ है। वह अपनी आंखें खोलती है और उन दोनों स्त्रियों को यूं हाँफते हुए अपने सामने देखकर बैठ जाती हैं। फिर अपने दोनों पैर नीचे करके वह अपने दोनों हाथों को बिस्तर की किनारियों पर ही टिका लेती हैं और अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लेती हैं। एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और इसी तरह बंद आंखों से कहती हैं, बोलो, क्या खबर लाई हो? क्या रिया के बारे में कोई बात है क्या? हम तुम्हें पहले ही बोल चुके हैं, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, इसलिए जो भी खबर है बहुत सोच समझ कर सुनाना। वह दोनों स्त्री डर से कांप रही थी, लेकिन जिस खबर को देने के लिए वह यहाँ तक दौड़ते हुए आई थी, उस काम को इन्हें पूरा करना ही था। अब इन दोनों में से एक स्त्री कांपती हुई आवाज में कहती है, वह माँ साहब मीडिया में दिखा रहे हैं। इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाती। अब दमयंती देवी अपना चेहरा ऊपर करके कहती हैं, क्या दिखा रहे हैं? दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई कुछ आगे बोल सके। सो तुरंत उठने की वजह से इस वक्त दमयंती देवी का मन एकदम शांत था। वह अपनी जगह से उठती हैं और रिमोट से अपने कमरे में लगे हुए टीवी स्क्रीन को ऑन करती हैं। पहले ही न्यूज चैनल पर एक भयंकर एक्सीडेंट की तस्वीरों के साथ दिखाया जा रहा था। जाने माने युवा नेता योगराज भैया का एक्सीडेंट होना एक सामान्य घटना नहीं है। पिछले 2 रातों के अंदर ही हमने 2 युवा नेताओं को खो दिया है और दोनों ही मृत्यु बेहद रहस्यमयी है। युवा नेता योगराज की मृत्यु एक खौफनाक एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस कार में वह बैठे थे उस कार का इस तरह से चकनाचूर हो जाना एक विश्वास करने योग्य बात नहीं है। आप तस्वीरों में इस गाड़ी को देख सकते हैं। इस तरह की कंपनियां जो करोड़ों रुपए की गाड़ी बेचती है, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी होती है। वह कीमती गाड़ी ही नहीं बल्कि इसकी गारंटी की वसूली जाती है। इस गाड़ी में इस तरह की घटना का होना एक सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी देखा या सुना नहीं गया है। यह देखकर दमयंती देवी को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। जब दमयंती देवी चैनल बदलती है तो दूसरे चैनल पर बताया जा रहा था। वैसे तो इस घटना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन विश्वास करना होगा। इस पर विश्वास करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने इसे होते हुए अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से यह महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियां सरियों के अंदर घुस गई और गाड़ी के सभी शीशे चकनाचूर हो गए। इस गाड़ी का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया था। दमयंती देवी एक बार फिर से न्यूज चैनल बदलती हैं तो दिखाया जा रहा था, वहां मौजूद लोगों से यह खबर सुनने को मिल रही है कि इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही युवा नेता योगराज और उसके खास कार्यकर्ता
गजेंद्र पाल ने दम तोड़ दिया। भले गजेंद्र पाल की मृत्यु हुई और उसके कुछ ही मिनट के बाद भैया जी युवराज भी अपनी सांसें छोड़ दिए। बेहद ही दुखद घटना है। दमयंती देवी रिमोट को टीवी के स्क्रीन पर दे मारती हैं। अब तक यह खबर रुद्रमा देवी के पास भी पहुंच चुकी थी। वह भी यहाँ दमयंती देवी के कमरे में पहुंच जाती हैं। जब वह दमयंती देवी को रिमोट को फेंकते हुए देखती हैं, तो सारी बात समझने में जरा देर नहीं लगती। अब वह यहाँ आने के बाद दोनों स्त्रियों को हाथ से चले जाने का इशारा कर देती हैं। दोनों स्त्रियां सिर झुकाकर वहां से चली जाती हैं। रुद्रमा देवी दमयंती देवी से पूछती हैं, युवराज इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा था कि वह इस तरह भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया? क्या तुम्हें पता चला कि उसकी गाड़ी से पासपोर्ट और टिकटें भी मिली हैं क्या? इतना कहने के बाद वह 2 पल चुप रहती हैं और दमयंती देवी के प्रत्युत्तर का इंतजार करती हैं। जब दमयंती देवी कोई जवाब नहीं देती तो वह आगे पूछती हैं, क्या तुमने युवराज को किसी खास मिशन पर जाने के लिए कहा था? इस बार दमयंती देवी बिना किसी देरी के रुद्रमा देवी को जवाब देती हैं, यह दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना के तहत युवराज को मारा गया है। क्योंकि हम रिया को यहाँ लेकर आए हैं, इसलिए बदले में अनिका और रोहित ने सोच समझकर बदला लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? यह जानते हुए भी कि उनकी प्यारी और इकलौती बेटी हमारे कब्जे में है, इसके बाद भी वह युवराज के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? रुद्रमा देवी दबी हुई आवाज में कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह युवराज का सच जान चुके हों? अब दमयंती देवी जवाब देती हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसे कोई नहीं जानता उसे वह कैसे जान सकते हैं? फिर एक पल खामोश रहने के बाद वह अपने माथे पर हाथ रखती हैं और फिर कहती हैं, अगर वह इस राज तक पहुंच सकते हैं तो समझ लो हमारे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो उनसे छिप सके। अगर वह इतनी तह खोल सकते हैं तो मतलब अब तक हम पूरी तरह से उनके जाल के अंदर हैं और यह सिर्फ हमारा भ्रम है कि हमने उनके चारों ओर घेरा बना लिया है। अभी रुद्रमा देवी और दमयंती देवी इस विषय पर बात कर ही रही थी कि तभी 2 स्त्रियां आकर दमयंती देवी के कमरे के दरवाजे पर रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें रुद्रमा देवी और दमयंती देवी के बात करने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, इसलिए वह उनके नजदीक नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे ही दमयंती देवी को इस बात का आभास होता है कि उसके सिपाही दरवाजे पर खड़ी हैं, तो वह इस बात को यहीं पर रोक देती हैं और इस वक्त और इस नजाकत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंदर आने के लिए हाथ से इशारा करती हैं। वह दोनों अंदर आ जाती हैं और दमयंती देवी के सामने अपना सिर झुकाने के बाद सीधी खड़ी हो जाती हैं। दमयंती देवी उन्हें बोलने का इशारा करती हैं। अब उनमें से एक स्त्री कहती है, माँ साहब, हमारे साथ छल हुआ है, वह खून किसी इंसान का खून नहीं है। दमयंती देवी पूछती हैं, तो फिर किसका खून है वह? एक ही पल में दमयंती देवी के दिमाग में सैकड़ों तरह के ख्यालात आ गए थे कि क्या रिया के अंदर दूसरी प्रजाति का खून है, या अनिका ने किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसकी शक्तियों को बदल दिया है। क्या अनिका इतनी बड़ी वैज्ञानिक है कि अपनी माँ से भी आगे निकल गई? इससे पहले कि दमयंती देवी अपनी सोच में और भी आगे निकल जाती, वह स्त्री जवाब देती है, माँ साहब, वास्तव में वह खून ही नहीं है। इतना ही नहीं, वह रिया को जो हम लेकर आए हैं वह इंसान नहीं है। रुद्रमा देवी से यह सब सुनकर रहा नहीं जाता। वह एक कदम आगे की ओर बढ़ती हैं और फिर कहती हैं, यह गोल गोल पहेलियां क्या बुझा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि क्या कहना चाहती हो? अब वह स्त्री डर से चुप हो जाती हैं। बहुत हिम्मत करके भी वह आगे कुछ नहीं बोल पाती। इस स्थिति में दूसरी स्त्री कहना शुरू करती है, माँ साहब, हम सभी पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी रिसर्च टीम को लगता है कि वह कोई एडवांस सुपर डुपर रोबोट है, ऐसा रोबोट जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे आने वाले 50-60 सालों तक भी ऐसा रोबोट बनाया जाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि हम उसके सिस्टम को किसी भी तरह से समझने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन यह एकदम स्पष्ट है कि वह कोई जीव नहीं है, वह सिर्फ एक मिशनरी है।
यह सब सुनकर दमयंती देवी अपना चेहरा छत की ओर कर लेती है और अपने दोनों हाथ पीछे की ओर से इस तरह से अपनी कमर पर रख लेती हैं कि उसके कोहनी भी पूरी तरह से 90 डिग्री के एंगल पर पीछे की ओर होती है। दमयंती देवी छत की ओर देखते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, तुम दोनों जा सकती हो, हम खुद आकर उसे देखना चाहेंगे। वह स्त्रियां पीछे की ओर कुछ कदम चलते हुए वापस लौट जाती हैं। दमयंती देवी अभी भी उसी स्थिति में खड़ी थी और 1-2 मिनट तक इसी तरह खड़े रहने के बाद वह अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेती हैं और अपने चेहरे को रुद्रमा देवी की तरफ। रुद्रमा देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। जब दमयंती देवी का चेहरा एकदम शांत था, वह कुछ कदम चलकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती हैं और रुद्रमा देवी को भी बैठने के लिए इशारा करती हैं। रुद्रमा देवी वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अब दमयंती देवी कहती है, अब समझ आया कि उन्होंने युवराज को क्यों मार दिया, क्योंकि वह जानते हैं कि हम उनकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे पास उन दोनों की बेटी है ही नहीं। रुद्रमा देवी चिंतित स्वर में कहती है, अब हम क्या करेंगे? दमयंती देवी कहती है, इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश के अलावा इस वक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। फिर कमरे में 2 पल की खामोशी कहती है और फिर रुद्रमा देवी कहती हैं, लच्छू के साथ साथ लक्ष्मी का भी कुछ पता नहीं और मैंने यह भी सुना है कि अप्सरा भी लापता है, क्या यह सच है? दमयंती देवी जवाब देती है, हाँ यह सच है। जो शतरंज की बिसात हमने बिछाई थी उस पर उन्होंने हमसे बढ़त हासिल प्राप्त कर ली है। हमें अगली चाल बहुत ही सोच समझकर चलनी होगी। इस समय मेरे संतरी, मंत्री, रानी सब उनके कब्जे में है। दमयंती देवी की बात का मतलब समझने में रुद्रमा देवी को जरा देर नहीं लगती। यह सुनकर रुद्रमा देवी का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह घबराते हुए कहती हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि? इतना कहकर वह चुप हो जाती हैं। दमयंती देवी उसकी बात को पूरा करती हैं, हाँ तुम सही समझ रही हो। लच्छो, लक्ष्मी और हमारी अप्सरा मेरे बचपन के दोस्त यानी कि सौम्या उनके कब्जे में है। अब रुद्रमा देवी से रहा नहीं जाता और वह पूछती हैं, हम उन्हें कैसे छुड़ाएंगे? दमयंती देवी कहती है, युवराज की मौत इस बात का संकेत है कि हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह उन तीनों को भी खत्म करने में देर नहीं लगाएंगे। जब वो हमारे बेटे को खत्म कर सकते हैं तो बाकी प्यादे उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं। रुद्रमा देवी आगे पूछती हैं, तो फिर अब क्या करेंगे? दमयंती देवी रुद्रमा देवी के चेहरे की तरफ एकटक देखते हुए कहती हैं, सौदा। या तो वह लोग हमारे साथ सौदा करेंगे या फिर हमें आगे बढ़कर उनके साथ सौदा करना होगा। धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी, रात बीत चुकी थी, बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। अनिका इस खेल में बहुत आगे निकल गई थी, लेकिन अभी भी कुछ राज ऐसे थे जिनसे या तो अनिका पूरी तरह से अनजान थी या फिर जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी था। दमयंती देवी यह तो जानती थी कि अनिका इस खेल में उससे आगे निकल चुकी है और वह पूरी तरह से जाल में फंस चुकी है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अनिका उससे कितनी आगे है। क्या वह अनिका से खुद को बचा पाएंगी? वह अमर बूटी तक पहुंचेंगी या अमर होने से पहले ही हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर।